Hello friends, welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 सिविल प्रोसीजर कोड का कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर्स। तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके रूल 16 तक बता चुकी हूँ। आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके चैनल की आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज रूल 17 से। तो रूल 17 क्या कहता है, इससे पहले एग्जीक्यूशन क्या होता है। एग्जीक्यूशन जब कोई जजमेंट पास कर दिया जाता है किसी केस में, तो उसके बाद उसकी डिक्री तैयार होती है, ऑर्डर किए जाते हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन कराना होता है। उस यानी कि ऑर्डर और डिक्री को उसका निष्पादन कराना होता है, उसे लागू कराना होता है। खाली जजमेंट देना अपने में काफी नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसका अप्लाई किया जाना भी जरूरी है। तो अप्लाई को किया जाना यानी कि एग्जीक्यूशन का जरूरी है। डिक्री एंड ऑर्डर्स का कैसे होगा ये ऑर्डर 21 में बताया गया है। तो आज हम बात करते हैं रूल 17 की। अपने मेरी प्रीवियस वीडियो में आप रूल 16 तक देख सकते हैं। तो रूल 17 कहता है डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया। डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन नियम 11 के उपनियम 2 द्वारा बंधित रूप से प्राप्त होने पर न्यायालय यह निश्चित करेगा कि क्या नियम 11 से 14 की अपेक्षाओं में से उनका जो उस मामले में लागू है अनुपालन यानी कि पालन किया जा चुका है, और यदि उसका अनुपालन जो है नहीं किया गया है तो न्यायालय त्रुटि का तभी और वहां ही या उस समय के भीतर जो उसके द्वारा नियत किया जाए दूर किया जाना अनुज्ञात करेगा। It means on receiving an application for the execution of a decree as provided by Rule 11 Sub Rule 2, the court shall ascertain whether such of the requirement of Rule 11 to 14 and may be applicable to the case have been complied with, and if they have no been complied with, the court shall allow the defect or to the remedy then and there or within a time to be fixed by it. नेक्स्ट हम बात करते हैं सब रूल 1A, जो कहता है कि यदि त्रुटि इस प्रकार दूर नहीं की जा सकती, if the defect is not so remedied, the court shall reject the application. तो न्यायालय आवेदन को नामंजूर करेगा। नेक्स्ट कहते हैं कि परंतु जहां न्यायालय की राय में नियम 11 के उपनियम 2 के खंड जो है छा और जा में निर्दिष्ट रकम के बारे में कोई अशुद्धि हो, वहां न्यायालय आवेदन को नामंजूर करने के बजाय कार्रवाइयों के दौरान रकम की अंतिम रूप से निश्चित कराने के पक्षकारों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अंतरिम रूप में रकम निश्चित करेगा, और इस प्रकार अंतिम रूप से निश्चित रकम वाली डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश करेगा। कि किसी तरह की अगर रकम रह गई है, कोई शुद्धि रह गई है, तो उस केस में क्या है वह लास्ट में जो है डिक्री केस में निश्चित करेगा कि ये रकम जो है, और उसके अनुसार ही डिक्री तैयार करेगा। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 2 कहता है कि जहां आवेदन उपनियम 1 के उपबंधों के अधीन संशोधित किया जाता है, वहां वह विधि के अनुसार और उस तारीख को जिसको वह पहले पेश किया गया समझा जाएगा। कि इस तरह के कोई संशोधन किया जाता है, लेकिन जो डेट है वह वही रखी जाएगी जो डिक्री को पारित करने के समय थी। नेक्स्ट आते हैं कि सब रूल 3 कहता है इस नियम के अधीन किया गया हर संशोधन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित होगा। कि कोई भी संशोधन किया जाता है डिक्री के अंदर तो वह जो जज है उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा, साइंड होगा। सब रूल 4 कहता है कि जब आदेश ग्रहण कर लिए जाए वहां न्यायालय उचित रजिस्टर में आवेदन का टिप्पण और वह तारीख जिस दिन वह दिया गया था प्रविष्ट करेगा, और उसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए आवेदन की प्रकृति के अनुसार डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश करेगा। तो ये क्या है, एक रजिस्टर में सारा कुछ नोट करने के बाद उसको हस्ताक्षरित करने के बाद क्या है जो डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश करेगा। परंतु धन के संदाय के लिए डिक्री की दिशा में कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य डिक्री के अधीन सौदे रकम के यथासच से लगभग बराबर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल 18। रूल 18 कहता है कि प्रति डिक्रियों की दिशा में निष्पादन कैसे होगा।
एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ क्रॉस डिक्री, जहां न्यायालय से आवेदन ऐसी प्रति डिक्रियों के निष्पादन के लिए किए जाते हैं जो दो राशियों के संदाय के लिए पृथक पृथक वादों में उन्हीं पक्षकारों के बीच पारित की गई है, तो ऐसे न्यायालय द्वारा एक ही समय जो है निष्पादनीय है, एक ही डेट दी गई है उसकी एग्जीक्यूशन की, यदि दोनों राशियां बराबर हैं, जो मूल्य है इफ the two sums are equal, satisfaction shall be entered upon both decrees, तो दोनों डिक्रियों में तुष्टि की प्रविष्टि कर दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कि यदि दोनों राशियां बराबर नहीं हैं, तो बड़ी राशि वाली डिक्री के धारक द्वारा ही और केवल उतनी ही राशि के लिए जो छोटी डिक्री को घटाने के पश्चात शेष रहती है निष्पादन कराया जा सकेगा, और बड़ी राशि वाली डिक्री में छोटी राशि की तुष्टि की प्रविष्टि कर दी जाएगी, और साथ ही साथ छोटी राशि वाली डिक्री में भी तुष्टि की प्रविष्टि कर दी जाएगी। इट मीन्स इफ द टू सम्स आर अनइक्वल, execution may be taken out only by the holder of the decree for the larger sum and for so much only as remains after deducting the similar sums. The satisfaction for the similar sums shall be entered on the decree for the larger sums as well as satisfaction on the decree for the similar sums. नेक्स्ट, यानी कि अगर बड़ी डिक्री के अंदर क्या है, छोटी डिक्री का क्या है, उसको मिला के जो रकम बचती है वो उसका एग्जीक्यूशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इस नियम के बारे में यह समझा जाएगा कि जहां लागू हैं वहां दोनों में से कोई पक्षकार उस डिक्रियों में से एक का समुद्देशित है और मूल समुद्देशन द्वारा सौदे निर्णयों के बारे में भी वैसे ही लागू है जो स्वयं समुदेशित द्वारा सौदे निर्णय तरीकों। This rule shall be deemed to apply where either party is an assigning of one of the decree as well in respect of judgment debt due by the original assignor as in respect of judgment debtor due by the assigned himself. नेक्स्ट बात करते हैं सब रूल 3 कहता है कि इस नियम के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि ये लागू है जब तक कि उन वादों में से जिनकी डिक्रियां की गई हैं, एक में का डिक्रीदार दूसरे में का निर्णय ही और हर एक पक्षकार दोनों वादों में एक सी ही हैसियत ना रखता हो। नेक्स्ट कहते हैं कि डिक्री के अधीन सौदे राशियां निश्चित ना हो, या सब रूल 4 कहता है कि कई व्यक्तियों के विरुद्ध संयुक्त या प्रत्यक्षता पारित डिक्री का धारक अपनी डिक्री को ऐसी डिक्री के संबंध में जो ऐसी डिक्रियों में एक या अधिक के पक्ष में अकेले उनके विरुद्ध पारित की गई हो, प्रति डिक्री के रूप में बरत सकेगा। मीन्स एक एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ। खा के विरुद्ध 1000 रुपए की डिक्री का के पास है। का के विरुद्ध 1000 रुपए के संदाय के लिए एक डिक्री खा के पास है, तो जब संदेह होगी जबकि का कतिपय माल किसी भविष्यवर्ती दिन को परिधान करने में असफल रहे, खा अपनी डिक्री को प्रति डिक्री के रूप में इस नियम के अधीन नहीं बरत सकता। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि सहवादी खा और का 1000 रुपए की डिक्री गा के विरुद्ध अभिप्राप्त करते हैं और खा के विरुद्ध गा 1000 रुपए की डिक्री अभिप्राप्त करता है। इस नियम के अधीन गा अपनी डिक्री की प्रति डिक्री के रूप में नहीं बरत सकता। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि का जो है 1000 रुपए की डिक्री खा के विरुद्ध अभिप्राप्त कर सकता है। गा जो खा का न्यासी है, खा की ओर से का के विरुद्ध 1000 रुपए की डिक्री अभिप्राप्त करता है। खा इस नियम के अधीन गा की डिक्री को प्रति डिक्री के रूप में नहीं बरत सकता। तो इस तरीके से एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कब नहीं बरत सकता। नेक्स्ट आते हैं रूल 19। रूल 19 कहता है एक ही डिक्री के अधीन प्रति दावों की दशा में निष्पादन। एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ
क्रॉस क्लेम अंडर सेम डिक्री, जहां न्यायालय से आवेदन ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिए किया गया है जिसके अधीन दो पक्षकार एक दूसरे के धन की राशियां वसूल करने के हकदार हैं, वहां यदि दोनों राशियां बराबर हैं तो दोनों के लिए तुष्टि की प्रविष्टि डिक्री में कर दी जाएगी, तथा यदि दोनों राशियां बराबर नहीं हैं तो बड़ी राशि के हकदार पक्षकार द्वारा ही और केवल उतनी ही राशि के लिए जो छोटी राशि के घटाने के पश्चात शेष रहती है निष्पादन कराया जाएगा और छोटी राशि की तुष्टि प्रविष्टि डिक्री में कर दी जाएगी। यानी कि दो डिक्रियां हैं, एक छोटी रकम की है, एक बड़ी रकम की है, तो बड़ी रकम के अंदर छोटी डिक्री को है उसको मिला दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा उसकी रकम को, और जो शेष बचेगी उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 20। रूल 20 कहता है बंधक वादों में प्रति डिक्री या और प्रति दावे, क्रॉस डिक्री एंड क्रॉस क्लेम, जहां नियम 18 और नियम 19 में अंतर्विष्ट उपबंध बंधक और भाग का परिवर्तन कराने में विक्रय की डिक्रियों को लागू होंगे। ऐसा कहा गया है कि क्रॉस द प्रोविजन contained in Rule 18 and 19 shall apply to decree for sale in enforcement of the mortgage and charge। नेक्स्ट आते हैं रूल 21। एक साथ निष्पादन कि एक साथ निष्पादन कैसे कराया जाएगा। न्यायालय निर्णय के शरीर और संपत्ति के विरुद्ध एक साथ निष्पादन कराने से इनकार स्वेच्छानुसार कर सकेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल 22। रूल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में निष्पादन के विरुद्ध हेतु ग्रसित करने की सूचना, नोटिस टू शो कोज अगेंस्ट एग्जीक्यूशन इन सर्टेन केसेज, नहा निष्पादन के लिए आवेदन डिक्री की तारीख के 2 वर्ष के पश्चात किया गया है अथवा डिक्री के पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध किया गया है, अथवा जहां धारा 44 का के उपबंधों के अधीन फाइल की गई डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है। नेक्स्ट है कि जहां डिक्री का पक्षकार दिवालिया न्याय निरस्त किया गया है वहां दिवाले में सम्मिलित या रिसीवर के विरुद्ध किया गया है, वहां डिक्री निष्पादन करने वाला न्यायालय उस व्यक्ति के प्रति जिसके विरुद्ध निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है वह अपेक्षा करने वाली सूचना निकालेगा कि वह उस तारीख को जो नियत की जाए कोर्ट के द्वारा दी जाए हेतु ग्रसित करे कि डिक्री उसके विरुद्ध निष्पादित क्यों न कर दी जाए, यानी जो एग्जीक्यूशन है वो उसको करना क्यों ना पड़े। नेक्स्ट आते हैं परंतु ऐसी कोई सूचना ना तो डिक्री की तारीख और निष्पादन के लिए आवेदन की तारीख के बीच 2 वर्ष से अधिक बीत जाने के परिणाम स्वरूप उस दशा में आवश्यक होगी जिसमें कि निष्पादन के लिए किसी पूर्वतन आवेदन पर उस पक्षकार के विरुद्ध जिसके विरुद्ध निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है किए गए अंतिम आदेश की तारीख से 2 वर्ष के भीतर के निष्पादन के लिए आवेदन कर दिया गया है और नाम निर्णय के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध आवेदन किए जाने के परिणाम स्वरूप उस दशा में आवश्यक होगी जिसमें कि उसी व्यक्ति के विरुद्ध निष्पादन के लिए पूर्वतन आवेदन पर न्यायालय उसके विरुद्ध निष्पादन चालू रखने का आदेश दे चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब रूल 2। ऑर्डर 20 और रूल 22 का सब रूल 2 कहता है कि पूर्वगामी उपनियमों की कोई भी बात उस उपनियम पर विहित सूचना निकाले बिना डिक्री के निष्पादन में कोई आदेश का निकालने से न्यायालय को नहीं रोकेगी और यदि कारणों में जो लेखबद्ध किए जाएं उसका विचार हो कि ऐसी सूचना निकालने से अयुक्तियुक्त विलंब होगा और न्याय के उद्देश्य से विफल हो जाएंगे तो उस केस में कोर्ट ऐसा कर सकती है। ये हो गया रूल 22। रूल 22 ए क्या कहता है? रूल 22 ए कहता है कि विक्रय से पूर्व किंतु विक्रय की घोषणा की तामील के पश्चात निर्णय की मृत्यु पर बिक्री का पास न किया जाना। सेल
not to be set aside on the death of the judgment debtor before the sale, but after the service of the proclamation of sale। जहां किसी संपत्ति का किसी डिक्री के निष्पादन में विक्रय किया जाता है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है, एग्जीक्यूशन किया गया है डिक्री का, उस प्रॉपर्टी को बेच के, वहां केवल इस कारण की विक्रय की घोषणा की जारी किए जाने की तारीख और विक्रय की तारीख के बीच निर्णय की मृत्यु हो गई है, और इस बात के होते हुए कि विक्रय अपास नहीं किया जाएगा कि डिक्रीदार ऐसे मृतक निर्णय के विधिक प्रतिनिधि को उसके स्थान पर रखने में असफल रहा है, किंतु ऐसी असफलता की दशा में न्यायालय विक्रय को उस दशा में अपास कर सकेगा जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि विक्रय का मृतक निर्णय के विधिक प्रतिनिधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यानी कि किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो क्या है, डिक्री को सेट ऑफ किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आते हैं रूल 23, सूचना के निकाले जाने के पश्चात प्रक्रिया, प्रोसीजर आफ्टर इश्यूइंग द नोटिस। जहां वह व्यक्ति जिसके नाम नियम 22 के अधीन सूचना निकाली गई है उससे संजात नहीं होता है, कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, या न्यायालय के समाधान पर रूप से क्या है, अच्छा सा हेतु कारण दर्शन नहीं करता है कि डिक्री का निष्पादन क्यों ना कर दिया जाए, वहां न्यायालय आदेश देगा कि डिक्री का जो निष्पादन है, एग्जीक्यूशन है, जो उस जजमेंट डेप्टर की मृत्यु के बाद भी कंटिन्यू रहे तो ऑर्डर कर सकता है। जहां ऐसा व्यक्ति डिक्री के निष्पादन के विरुद्ध कोई आक्षेप पेश करता है, वहां न्यायालय ऐसे आक्षेप पर विचार करेगा और ऐसा आदेश देगा जो वह ठीक समझे। कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उस पर कोर्ट विचार करेगी और फैसला देगी। नेक्स्ट आते हैं रूल 24। रूल 24 बात करता है निष्पादन के लिए आदेश का, प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। जब पूर्वगामी नियमों द्वारा अपेक्षित प्रारंभिक उपाय यदि कोई हो किए जा चुके हैं, तब जब तक कि न्यायालय को इसके प्रतिकूल हेतु दिखाई ना दे, वह उस डिक्री के निष्पादन के लिए अपने आदेश का निकालेगा। सब रूल 2 कहता है कि हर ऐसी आदेश का में उस दिन की तारीख लिखी जाएगी जिस दिन वह निकाली गई है, और वह न्यायाधीश द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाए हस्ताक्षरित की जाएगी। न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, मोहर लगी होगी, और निष्पादन किए जाने के उचित अधिकारी को प्रेरित की जाएगी, जिसको वह सौंपी जानी है वो सौंपी जाएगी। सब रूल 3 कहता है कि हर ऐसी आदेश का में वह दिन निर्दिष्ट किया जाएगा जिस दिन या जिसके पूर्व वह निष्पादन की जाएगी, और वह दिन भी निर्दिष्ट किया जाएगा जिस दिन या जिसके पूर्व वह न्यायालय को वापस की जाएगी, किंतु कोई भी आदेश का उस दशा में सुनने नहीं समझी जाएगी जिसमें उसके लौटाए जाने के लिए कोई दिन उसके निर्दिष्ट नहीं किया गया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल 25। रूल 25 कहता है इंडोर्समेंट ऑन प्रोसेस, आदेश का पृष्ठांकन। वह अधिकारी जिसे आदेश का निष्पादन सौंपा गया है उस पर वह दिन जब और उस वह रीति जिससे वह निष्पादित की गई है, और यदि उसके लौटाए जाने के लिए आदेश का में निर्दिष्ट अंतिम दिन में अधिक समय निकल गया है तो विलंब का कारण यदि वह निष्पादित नहीं की गई थी, जो वह कारण जिससे उसका निष्पादन नहीं किया गया लिखा जाएगा, और उस आदेश को ऐसे पृष्ठांकन के साथ न्यायालय को ऐसे लिखे हुए रिकॉर्ड के साथ लौटाया जाएगा। सब रूल 2 कहता है इसका कि जहां जो लिखा गया है भाव, पृष्ठांकन का जो भाव लिखा गया है, ऐसे अधिकारी आदेश का निष्पादन करने में असमर्थ है, वहां न्यायालय उसकी अविकथित असमर्थता के बारे में उसकी परीक्षा करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, और यदि वह ऐसा करना ठीक समझे तो वह ऐसी असमर्थता के बारे में साक्ष्यों को सम्मान उसकी परीक्षा कर सकेगा और परिणाम को अभिलिखित करेगा कि क्या रिजल्ट आता है, इसके एग्जामिनेशन के बाद उसको रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं निष्पादन का रोका जाना, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। तो रूल 26 कहता है व्हेन कोर्ट में स्टे एग्जीक्यूशन, न्यायालय निष्पादन को कब रोक सकेगा। वह न्यायालय जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है
ऐसी डिक्री का निष्पादन पर्याप्त हेतु दर्शित किए जाने पर युक्तियुक्त समय के लिए इसलिए रोकेगा कि निर्णय नही समर्थ हो सके कि वह डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से डिक्री के या उसके निष्पादन के बारे में अपीलीय अधिकारता रखने वाले किसी न्यायालय से निष्पादन रोक देने के आदेश के लिए आवेदन कर ले और ऐसी डिक्री या निष्पादन से संबंधित किसी ऐसी अन्य आदेश के लिए आवेदन कर ले जो प्रथम बार के न्यायालय द्वारा या अपील न्यायालय द्वारा किया गया यदि निष्पादन उसके द्वारा जारी किया गया होता या यदि निष्पादन के लिए आवेदन उससे किया गया होता, तब तक के लिए वो रोक सकेगा। जहां ऋणी की संपत्ति या शरीर निष्पादन के अधीन अविकृत कर लिया गया है, वहां वह न्यायालय जिसने निष्पादन जारी किया है ऐसे आवेदन का परिणाम लंबित रहने तक ऐसी संपत्ति के प्रतिस्थापन और ऐसे व्यक्ति के अनुमोचन के लिए आदेश दे सकेगा। सब रूल 3 कहता है कि निर्णय से प्रतिभूति अपेक्षित करने और उस पर शर्त अधिरोपित करने की शक्ति, पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी फ्रॉम और इम्पोज कंडीशंस अपॉन जजमेंट डेप्टर। न्यायालय निष्पादन को रोकने के लिए, संपत्ति के प्रस्थापन के लिए और निर्णय के अनुमोचन के लिए आदेश करने से पहले निर्णय से जजमेंट डेप्टर से ऐसी प्रतिभूति अपेक्षित करेगा और उस पर ऐसी शर्त अधिरोपित करेगा जो वह ठीक समझे। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट रूल बताऊंगी अदर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।